हेलो क्लास नाइन्थ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास नाइन्थ का विज्ञान का, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, साइंस के 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम टोटल 40 प्रश्नों को करवाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे? एक एक नंबर के होंगे। तो सभी प्रश्नों को यहां पर आप लोग कर लो बच्चों, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके जैक का ऑफिशियल प्रश्न है। क्योंकि ये जो प्रश्न लिया गया है आपके मॉडल प्रश्न पत्र जो पूछा गया बच्चों, उन सभी प्रश्नों को लिया गया है और जो जैक से है, तो सभी प्रश्न को आपको एक बार करना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों कई सवाल आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है बच्चों। देखिए ये सवाल जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सवाल है आपका कि निम्नलिखित में, है ना, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है बच्चों? चाल और वेग का, त्वरण और विस्थापन का, बल और संवेग का, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इससे पहले हमने कई वीडियो आपके साइंस का डाला, उसमें आपको हम हर बार बताए हैं कि वो कौन सी दो राशियां हैं जिसकी एसआई मात्रक समान होता है। तो प्यारे बच्चों चाल और वेग का, जी हां, चाल और वेग का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो समान होता है, एक ही होता है। क्योंकि चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों और वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हमने बोला था बच्चों कि चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। दूसरी वीडियो में हमने बताया था वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और दोनों वीडियो में हमने ये चीजों को बताया था कि कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक समान होता है बाबू? तो बोलना कि चाल और वेग का मात्रक समान होता है। जी हां, स्पीड और वेलोसिटी का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो समान होता है, एक ही होता है। ठीक है, चलो अब मैं मेरे प्यारे बच्चों मैं कह दूं कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं कह दूं बच्चों विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो आप कहना मीटर। अगर मैं कहूं बल का मात्रक क्या होता है, तो आप कहना न्यूटन, है ना। और संवेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो ये होता है केजी, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। तो ये याद रखेंगे आप लोग, है ना। सभी का मात्रक आपको बहुत ही अच्छे से याद करना, क्योंकि कोई भी मात्रक आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। तो चलिए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है बच्चों, है ना। चाल वेग कहलाता है, वेग कहलाता है, विस्थापन या त्वरण। बच्चों यहां पर एक निश्चित दिशा लग गया है। जी हां, यहां पर जो डायरेक्शन का बात किया गया है बच्चों फिक्स किया गया है और वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी जो होती है वो विस्थापन कहलाता है। जी हां बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है ना। एक निश्चित दिशा में अगर कोई दूरी जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक अभी ऊपर ही आपने पढ़ा है कि चाल का और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो यहां पर भी तो वही होगा कि वेग का मात्रक, जी हां बच्चों, आपको वेलोसिटी का मात्रक आपको पूछ रहा है, तो वेलोसिटी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड। अब आप हमें कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों बताना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये किसका मात्रक है, किसका एसआई मात्रक है बच्चों, ये आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। ऊपर मैंने अभी बताया, जस्ट ऊपर बताया, इसीलिए मैं इसको पूछ रहा हूं आपसे बच्चों। अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं बच्चों और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, सवाल कहता है कि स्वचालित वाहनों में, है ना, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। बच्चों जो आप गाड़ी चलाते हो, है ना, बाइक चलाते हो बच्चों, है ना, और बाइक के आगे क्या होता है? एक मीटर लगा होता है ना। जो बाइक चलाते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, उसमें एक मीटर लगा होता है और इस मीटर में बच्चों एक दूरी को बताता है कि आप कितना दूर चले हो। जैसे कहते हैं ना कि हमारे पापा जानते हैं हमारा गाड़ी 40 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर चल गए, 20,000 किलोमीटर चल गए, 15,000। अरे मेरा तो नया गाड़ी खरीदवाया है, सो पता अभी 3,000 चला हुआ। तो ये जो स्पीड यहां पर जो बच्चों आपका क्या दिखाता है? दूरी को दिखाता है। और एक कांटा होता है बाबू, कांटा क्या होता है? ये स्पीड को बताता है ना, कि 20 की स्पीड चल रहे हो, 30 की स्पीड चल रहे हो, 40 की स्पीड चल रहे हो। तो इस मीटर में मेरे प्यारे बच्चों 2 मीटर लगा होता है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ओडोमीटर, है ना, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है बच्चों? ओडोमीटर दूरी को बताता है कि आप कितना दूरी चले हो, है ना, कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कितना दूरी चले हो। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों स्पीडोमीटर। दूसरा क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। और स्पीडोमीटर क्या बताता है बच्चों? ये चाल को बताता है, यानी स्पीड को बताता है बाबू। ये किसको बताता है? स्पीड को बताता है, याद रखेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि जो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है बच्चों उसको ओडोमीटर कहते हैं, है ना। वो यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। और यही क्वेश्चन पूछ देगा
कि बताओ बच्चों कि वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो चाल प्रदर्शित करता है कि तुम कितना स्पीड चल रहे हो, तो कहना वो स्पीडोमीटर है। समझ में आया बच्चा? बोलो वेल डन सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते बाबू, आगे बढ़ते। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यदि पिंड का द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, है ना, पिंड का द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं हम, दुगुना कर दे रहे, तो उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको संवेग का फॉर्मूला सभी बच्चों को जानना जरूरी है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P बराबर, है ना, mv, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि द्रव्यमान को दुगुना कर देते हैं हम अगर, है ना बच्चों, यहां पर द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए। द्रव्यमान का मतलब कि बच्चों मास, इंग्लिश में अगर इसी को हम द्रव्यमान कहते हैं, इंग्लिश इसी मास को मेरे प्यारे बच्चों ही द्रव्यमान कहते हैं। तो मास को क्या कह रहा है बच्चों कि दुगुना कर दो तुम, है ना, क्या करो इसका दुगुना कर दो, तो 2m। और वेग को क्या कह रहा है बच्चों? आधा कर दो तुम। वेग को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेग को आधा कर देंगे तो v/2 हो जाएगा। किसी चीज को भी आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो p बराबर क्या बचेगा हमारे पास? तो p बराबर mv बचेगा। तो अगर हम वेग को आधा कर दे, द्रव्यमान को दुगुना कर दे, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सेम का सेम आ गया, कोई भी फर्क पड़ा बाबू? कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब वही रहेगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अगर द्रव्यमान को दुगुना कर दे, वेग को आधा कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि दो वस्तु दिया गया है बच्चों ए और बी, इसका द्रव्यमान जो है दे रखा है 6 kg और 34 kg, तो बताना है बच्चों कि किसका जड़त्व ज्यादा होगा, है ना। ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, ए का जड़त्व बी के जड़त्व से कैसे अधिक होगा? ये तो 6 kg है और ये ज्यादा है बाबू। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व बच्चों, है ना, बी का जड़त्व कितना है? 34, तो ये ए के जड़त्व से ज्यादा है कि नहीं? हाँ सर ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, साइकिल, कार और ट्रेन, है ना, रेलगाड़ी, ऐसा बोल देगा और कहेगा किसका जड़त्व ज्यादा है, तो बोले सर जो सबसे ज्यादा भारी होगा। कौन भारी है? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा होगा, समझ में आया, उसका जड़त्व ज्यादा होगा। ऐसे सवाल पूछा जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि न्यूटन के गति के किस नियम का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है बच्चों? तो न्यूटन के पहले, है ना, न्यूटन के गति का पहला नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन के पहले नियम को ही क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या करता है बच्चों? तो ये बल का परिभाषा देता है, बल का परिभाषा देता है। इस बात को भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है मेरे प्यारे बच्चों ये संवेग संरक्षण, है ना बच्चों, संवेग के संरक्षण पर ये आधारित होता है बच्चों। किस पर आधारित होता है? संवेग के संरक्षण पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा बच्चों, है ना, चंद्रमा पर भार पूछ रहा है। अगर 60 kg मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान किसी का दिया गया है तो भार निकालना है। तो W बराबर क्या होता है बच्चों, है ना, mg। क्या होता है? W बराबर mg। प्यारे विद्यार्थी जी, यहां पर आपको सबसे पहले यहां क्या निकालना पड़ेगा? W निकालना पड़ेगा, है ना, वेट निकालना होगा। तो m कितना दिया गया? 60 kg। ग्रेविटेशन कितना दिया गया बच्चों? तो यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 हो जाएगा। तो 600 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 600 यहां पर केजी में हो गया। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान हो गया बच्चों, है ना, सॉरी ये आपका क्या हो गया? वेट हो गया। लेकिन अब ये चंद्रमा पर क्या होगा? तो हमें पता है कि जितना भार, जी हां बच्चों, ये हमें क्या निकल गया? भार निकल गया। और जितना भार मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 गुना हमारा चंद्रमा पर होता है। तो इसका 1/6 निकाल दो। 600 का मेरे प्यारे बच्चों 1/6 निकाल देंगे तो 6 को 6 का 6 यानी 100 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना न्यूटन बाबू? 100 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? पहले आपको क्या करना, द्रव्यमान से आपको भार में चेंजेस कर लेना है। तो ये यहां पर जो भार निकाल देंगे, वेट निकाल देंगे। जब वेट निकल जाएगा तो जितना वेट यहां पर होगा उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी जी नेक्स्ट सवाल पे कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? जी हाँ बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, है ना, क्या होता है बच्चों? F बराबर, है ना, G, है ना, ग्रेविटेशन। यहां बच्चों M1 और M2 होता है। ठीक है, और ये बच्चों यहां पर एक दूरी होता है। क्या होता है बच्चों? यहां पर आपका एक दूरी होता है ना, क्या होता है? दूरी होता है r², है ना, भी नहीं जी, r होगा, r² होता है, ये दूरी होता है। ठीक है, अब ये दूरी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया है, दूरी को आधा कर देना है। प्यारे बच्चों यहां पर आप G M1 और M2 रहने दो,
आर को मेरे प्यारे बच्चों आधा कर दो, आर को अगर हम आधा कर देते हैं तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। आर को हमने क्या किया बच्चों, आधा कर दिया, तो यहां पर क्या होगा gm1 और m2 प्यारे बच्चों यहां पर आर स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। समझो बात को कि अगर इसको आप गुना में चेंजेस करना चाहते हो मेरे बच्चों, है ना, इसको क्या कर सकते हो गुना में, तो यहां किस में चेंज हो जाएगा, तो gm1 है ना, gm1 और m2 और यहां पर आर स्क्वायर बचेगा बच्चों, और ये किस में चेंजेस हो जाएगा, तो ये गुना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि पहले इतना ही था, अभी भी इतना ही नजर आ रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें गुना 4 गुना बढ़ जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स जो है ना, गुरुत्वाकर्षण जो है किस प्रकार बदलेगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, है ना, 4 गुना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां पर बार बार एक का कॉल आ रहा है जी, साइलेंट करने दो। चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहां पर, किस ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है ना, ध्वनि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ध्वनि जो है किस माध्यम में गमन करती है, ठोस में, तरल में, गैस में, उपरोक्त सभी। तो ध्वनिया बच्चों सभी में गमन करती है, सभी में जाती है ना, सो ध्वनि जो है सब में जाती है, ठोस में भी, तरल में भी, गैस में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो गति का जो प्रकार है बच्चों अलग अलग होता है। जी हाँ, ठोस में बहुत तेज गति से ध्वनि जाती है, ध्वनि मतलब क्या, साउंड, साउंड बच्चों, तरल में थोड़ा धीरे, गैस में इस तरीके से होता है बच्चों यहां पर। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें, है ना, ध्वनि जो है किस माध्यम में गमन करती है, तो ठोस में अधिक, तरल, गैस इस तरीके से होता है। तो उपरोक्त सभी मतलब सभी में गमन करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, लेकिन गति का प्रकार अलग अलग होता है। वायु में ध्वनि तरंगे की निम्न में से क्या करना बच्चों, निम्न में से किस का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वायु में ध्वनि तरंगे जो है ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। बच्चों आप लोग को हमने इसके बारे में बताया था, है ना, परिसर के बारे में बताया था, कि इसका परास के बारे में बताए थे बच्चों कि मानव जो है कितना से कितना सुन सकता है। तो प्यारे बच्चों 3 तरीके की ध्वनियां होती है, आप एक होता है बच्चों 20 हर्ट्ज से कम, क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम, है ना, दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा जो होता है वो 20 से मेरे प्यारे बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों 20,000 हर्ट्ज से अधिक, से अधिक। तो ये सिस्टम होता है। और मानव जो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी ध्वनि को सुन सकता है, तो मानव जो है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ध्वनि को सुन सकता है। तो कह रहे हैं इसकी ऊपरी आवृत्ति कितनी है, तो ऊपरी आवृत्ति मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज का है, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, यहां पर 2 के एच जेड, देखो बच्चों 1000 को यहां पर के से प्रदर्शित किया है। ठीक है, के से प्रदर्शित किया है, तो 20 के एच जेड है ना बच्चों, 20 के एच जेड 20,000 हर्ट्ज, यहां पर के है ना, मतलब 1000 को क्या कर दिया, के लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज हो जाएगा, 20 के। ठीक है, अब देखो बच्चों सभी का नाम भी आप लोग जान लो यहां पर। ठीक है, इसको कहते हैं जो 20 से कम होता है बच्चों उसको कहते हैं अवश्रव्य, है ना, क्या कहते हैं बच्चों, अवश्रव्य। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं श्रव्य, है ना, श्रव्य, और इसको कहते हैं बच्चों प्राश्रव्य, है ना, इसको क्या कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि। याद रखिएगा ये ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि इतना कम साउंड होता है, 20 हर्ट्ज से कम साउंड मतलब समझ रहे, बहुत कम साउंड। ये क्या होता है बच्चों, चूहा वगैरह, बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं, तब तो घर में कोई भी आवाज आता है टक से तो तुरंत चूहा भाग जाता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत सी कम ध्वनि को सुन सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुत्ता, बिल्ली, है ना, और ये चूहा जो है ये 20 हर्ट्ज से कम भी ध्वनि को सुन सकता है। लेकिन मानव का बात किया जाए तो मानव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुनेगा, इससे ज्यादा ना इससे कम। बच्चों इससे ज्यादा सुनेगा तो बहिरा हो जाएगा। ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि जो होता है बच्चों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और ये हम नहीं सुन सकते हैं बच्चों। ये कहां पर यूज किया जाता है, तो इसका समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए कई मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं उसको, अस्पताल में, बहुत सारी जगह पर इसका यूज होता है। लेकिन प्यारे बच्चों मानव के लिए जो है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का ही इसका प्रास है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो बच्चों 2 विभिन्न पदार्थ अगर अपने आप मिल जा रहा है तो इसको हम कहते हैं विसरण। जी हाँ बच्चों, इसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बर्फ का गलनांक कितना होता है बच्चों, तो बर्फ का गलनांक जो होता है, बर्फ गलना कब स्टार्ट होता है बच्चों, जब ये 273 केल्विन पर होता है। इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि 273 केल्विन
273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बच्चों ये बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? बच्चों सबसे ज्यादा किसे कंप्रेस किया जा सकता है, किसे संपीड़न किया जा सकता है, दबाया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो दबाया जा सकता है वो गैस को। अब देखो यहां पर गैस कौन है? नमक को? नहीं भाई। है ना, तेल को? नहीं भाई। हाइड्रोजन गैस। जी हाँ बच्चों, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ हाइड्रोजन गैस की बात किया जा रहा है, मतलब जितने भी गैस है उसको दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसके कण काफी दूर दूर होते हैं। आपको हमने बता रखा था ठोस के कण मेरे प्यारे बच्चों काफी सटे सटे होते हैं। हमने बता रखा था बच्चों द्रव का जो कण होते हैं वो मीडियम में होता है। अगर मैं गैस की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो गैस के कण काफी दूर दूर होते हैं। तो जिसके कण काफी दूर दूर होते हैं उसको सटाया जा सकता है, संपीड़न किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? यहां पर यौगिक, बच्चों यौगिक हम किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब दो तत्वों को बच्चों एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसको यौगिक कहेंगे हम लोग। ठीक है, लोहा लोहा नहीं होगा बच्चों, ये एक तत्व है। ये क्या है बच्चों? एक तत्व है। अगर पीतल की बात करें बच्चों तो ये एक मिश्र धातु है। जी हाँ बच्चों, ये क्या है? एक मिश्र धातु है, चूंकि दो धातुओं से मिलकर बना होता है। पीतल कौन कौन से धातु से? तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा बच्चों। यहां पर अगर पूछा जा रहा है कि जल मेरे प्यारे बच्चों यही क्या है? एक यौगिक है, चूंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पीतल किस धातु का मिश्रण है? देखो अभी हमने जस्ट बताया कौन कौन सा धातु मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पीतल हमने कैसे याद रखा था अपने टाइम पे, आज भी कब कैसे याद किए थे? तो बच्चों ये पिताजी याद किए थे अब, है ना। पिताजी पिताजी को जब हम याद करते हैं ना बाबू, तो हमको पीतल का मिश्र धातु जो धातुएं हैं उनका नाम याद आ जाता है। बोले सर कैसे? हाँ, पी से बच्चों पीतल होता है बच्चों, ता से क्या होता है? तांबा, और जी से मेरे प्यारे बच्चों जिंक होता है। ठीक है, तो पिताजी है ना बच्चों। पीतल जो है तांबा और जिंक के मिश्र धातु, तांबा जिसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? जिंक, और जिंक हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और आप एक क्वेश्चन के बदले कई क्वेश्चन को अब जान रहे होंगे, है ना बच्चा। अब देखो, अब आप लोग को क्या है कि अभी क्लास 9th में हो, है ना। अभी 9th में तो आप लोग धुआं धुआं करोगे ही करोगे बच्चों। इसके लिए हम आपकी तैयारी के लिए बच्चों एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। अब यूट्यूब पर आपको जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर के बच्चों वहां पर देखना है सभी सब्जेक्ट वाइज मेरे प्यारे बच्चों आपके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अपने 2026 की तैयारी के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइएगा और सभी वीडियो को बच्चों धीरे धीरे एक एक करके आप वॉच कीजिएगा। बता देते उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में करके आएंगे, ये हमारा 100% गारंटी है। ठीक है, सभी प्रश्नों को कर लेंगे, क्योंकि हम यहां पर प्यारे बच्चों रटवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, हर प्रश्न आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चों आपको वहां से आपको क्वेश्चन देखने को बाहर नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा आप प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। और हाँ बच्चों, आपको लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आप सभी लोगों के लिए 2027 की तैयारी के लिए प्यारे बच्चों मिशन 2 पर एक बहुत ही बड़ा अनाउंस होने वाला है, जिसमें आपकी तैयारी को मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मॉडल तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। जी हाँ, हर साल मेरे प्यारे बच्चों तैयारी होता है यहाँ पर, और बच्चे टॉप करते हैं, है ना। बच्चे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, ये क्या बोलते हैं उसको, प्रखंड टॉपर, स्कूल टॉपर तो अनगिनत होता है भाई, है ना, यहाँ से पढ़कर बच्चे। तो आप लोग भी अगर चाहते हो तो प्यारे बच्चों तैयार रहें। 5 फरवरी से आप लोगों का क्या होने वाला है, ये अनाउंस होने वाला है। अगर ये 5 फरवरी के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाइएगा, हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। क्या करना है बच्चों? हमारा ऐप को डाउनलोड करना है आपको, है ना। ऐप का नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? ऐप का नाम है मिशन 2 वाले सर। क्या नाम है? मिशन 2 वाले सर। अभी भी मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है क्लास 9th का, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहां से आपकी तैयारी एकदम गर्दा उड़ा के किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस पे करेंगे हम लोग काम। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं मैथ साइंस का बच्चों, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी वहां पर कराई जाएगी। ठीक है, तो जाकर डाउनलोड कीजिए, बाकी वहां पर सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उसमें हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना। प्यारे बच्चों यहां पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बच्चों निम्नलिखित में कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का मेरे प्यारे बच्चों जो उदाहरण है यहां पर क्या है?
तो रासायनिक परिवर्तन हम उसको कहेंगे मेरे बच्चों जो क्या हो, जो बदलने के बाद फिर वो पुनः अपनी अवस्था में ना आए, है ना। तो बच्चों जल के बर्फ में अगर बन जाता तो बर्फ से फिर जल बन जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, हाँ बच्चा ये सही है। अगर भोजन पच गया बच्चों, भोजन क्या हो गया? पच गया, तो क्या इसे फिर मेरे प्यारे बच्चों भोजन बना सकते हो? ना 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 गुरुजी ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल जाएगा बच्चों, फिर से उसको मोमबत्ती बनाया सकता है मोमबत्ती के ढांचा बना करके, है ना। ये चीजें। लोहे के चूर्ण का बालू में मिल रहा है बच्चों, लोहा का चूर्ण अगर बालू में मिल गया है तो उसको हम अलग भी तो कर सकते हैं, समझ में आया। तो भोजन का पचना बच्चों ये एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है बच्चों, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड का निम्नलिखित सूत्र क्या है बच्चों? तो सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, सोडियम है ना और यहां ऑक्सीजन, प्यारे बच्चों इसके संयुक्ता 2 इसके 1 क्रॉस होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? Na2 हो जाता है और ऑक्सीजन 1 हो जाता है बच्चों। तो यहां पर सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Na2O, याद रखिएगा, है ना। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं बच्चों? कितने मोल? तो देखो बच्चों मोल का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। मोल का एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान बराबर, है ना, क्या होता है? द्रव्यमान बटा मेरे प्यारे बच्चों अनुभार, है ना। क्या होता है? द्रव्यमान बटा अनुभार इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान से, द्रव्यमान बटा अनुभार होता है। अब मोल जो है मेरे प्यारे 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद होते हैं? ठीक है, तो यहां पर आपको मोल निकालना, तो 36 ग्राम द्रव्यमान जो है मेरे प्यारे बच्चों 36 दिया गया है, और अनुभार देख लेते हैं, है ना। जल का अनुभार देख लेते हैं बच्चों। अनुभार कैसे निकलेगा जल का? तो जल का क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। कई हाइड्रोजन है? 2 प्लस। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 और कई हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। केट ऑक्सीजन है 1 हो, तो 2 1 2 और 16 कितना हो जाएगा? 18। प्यारे बच्चों अनुभार जो निकल गया 18, तो 18 से इसको डिवाइड कर दो, तो 18 दूनी 36, यानी ये 2 मोल निकल गए। कितना मोल निकल गए? 2 मोल निकल गए। तो फॉर्मूला जुबान पे याद रहेगा बच्चों, तो आप प्रश्न को छोड़कर नहीं आओगे, छाप करके आओगे, है ना। अगला देखो, C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या है बच्चों? देखिए द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान आप लोग को याद रखना है। बोले सर द्रव्यमान कैसे याद होगा? बच्चे कुछ मत करना, अगर परमाणु संख्या याद है आपको, एटॉमिक नंबर याद है आपको, जैसे कार्बन का कितना है? 6 है, तो उसका द्रव्यमान 12 हो जाएगा, लगभग 2 गुना के बराबर होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो जैसे यहां पर क्या है? C2H2 बच्चों, है ना। तो यहां पर आपका C मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन की द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, और K2 है तो 2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12 दूनी 24 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना बच्चों? हाइड्रोजन का 1 होता है, कई को हाइड्रोजन है? 2 हो गए, तो जोड़ जाएगा 2 1 2, है ना। तो 24 और 2 26 मेरे प्यारे बच्चों, 26 इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। 26 इसका क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं सभी को बता देता हूं, आप लोग इसको जुबान पे याद रख लेना, ठीक है। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ना, ये जे थॉमसन भैया किए थे। कौन किए थे? जे थॉमसन भैया, ठीक है। रदरफोर्ड को किसका खोज किया था बच्चों? तो ये है ना, ये क्या किया था? कोशिका केंद्रक का खोज किया था। किसका खोज किया था? कोशिका केंद्रक का खोज किया था, याद रखिएगा, है ना बच्चों। सेल यहां पर केंद्रक का किया गया था, है ना। ई गोल्डस्टीन किसका किया था बच्चों? तो ये किया था प्रोटॉन का खोज। किसका किया था बच्चों? प्रोटॉन का खोज। और ये जे चैडविक किसका खोज किया था बच्चों? तो ये न्यूट्रॉन का किया था, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे, सभी को याद कर लेना बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन अगर 11 है, 12 न्यूट्रॉन, उस तत्व के परमाणु संख्या क्या होती है? तो प्यारे बच्चों इसका परमाणु संख्या निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर। तो देखो जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों कोई तत्व में, जितना क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उतना ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? उतना ही आपका परमाणु संख्या होता है, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, तो परमाणु संख्या भी 11 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी तत्व के समान समस्थानिक में से निम्नलिखित में कौन सा परमाणु का समान नहीं है ना। तो देखो बच्चों आप लोग को हमने बताया था कि प्रोटॉन मेरे प्यारे बच्चों और इलेक्ट्रॉन ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन मेरे बच्चों ये क्या होते हैं? अलग होते हैं, ये समान नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नेक्स्ट यहां पर, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? बहुत अच्छा सवाल बोल दिया बाबू। एक कोशिकीय जीव में यहां पर कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर गेहूं, तो चिड़िया, अमीबा। अमीबा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का जो निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन करता है? तो ये करता है गोल्जी काय उपकरण। कौन करता है? गोल्जी काय उपकरण। और लाइसोसोम को ही मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। किसे कहा जाता है बच्चा? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बच्चा? तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है। अच्छा, आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना कि बिजली का घर किसे कहा जाता है? बिजली का घर या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का घर, है ना? बिजली घर या ऊर्जा घर मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट करके बताना बच्चों, है ना? चलो अगला देखते हैं, कोशिका झिल्ली के आर पार के पदार्थों को आना जाना किस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? वहां से जल का आर पार जो होता है बच्चों, आना जाना, कोई भी पदार्थ का आना जाना होता है, इसको हम परासरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? परासरण। और स्वतः मिलना और विसरण, है ना? हाँ बच्चों, ये जलीय भाग में अगर रहा यहाँ पर, है ना, जलीय भाग में, तो परासरण इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? बच्चों अगर मान लो ये पौधे है, पौधे के शीर्ष पर मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये क्या है? एक पौधा है, ठीक है? पौधे के शीर्ष पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? तो विभोज्य उत्तक होता है। यही क्या करता है बच्चों? पौधे की वृद्धि करता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, याद रखिएगा, है ना? और जाइलम क्या है बच्चों? तो ये एक संवहन उत्तक है। ये क्या करता है? जड़ से खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है? पत्ता में जो बना भोजन है वो अन्य भागों तक पहुंचाया करता है, ठीक है? चलो अगला सवाल देखो बच्चों, रक्त के तरल आघाती भागों को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल भाग को मेरे प्यारे बच्चों प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ना? श्वेत क्रांति मत्स्य पालन से, फसल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से। तो श्वेत क्रांति जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। किसे? दूध उत्पादन से। बच्चों मत्स्य पालन को नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है? नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, नीली क्रांति के नाम से, है ना? बाकी मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है ना? धान तो भैया खरीफ फसल का उदाहरण है, मक्का भी खरीफ का है, ये दोनों है ना बच्चों? यहाँ और चना भी आपका खरीफ का है। जो मेरे प्यारे चना जो है ना, अरहर बोलते हैं, चना जो है ये रबी फसल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर अगर अरहर, मक्का, धान का बात किया जाए बच्चों, तो ये खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल कब कब बोई जाती है बच्चों? तो अक्टूबर में बोई जाती है, दिसंबर में काट लिया जाता है, याद रखिएगा। और रबी फसल मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, दिसंबर में धान वगैरह कटता है, तो उसके बाद फिर चना को रोप दिया जाता है बच्चों, है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? जी हाँ बच्चों, जीवों के वर्गीकरण के सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? उसका निवास स्थान, उसके पोषण की प्रक्रिया, उसकी कोशिका संरचना। जी हाँ बच्चों, जो अगर हम जीवों को अलग अलग करते हैं तो वो किस आधार पर करेंगे भाई? कोशिका संरचना के आधार पर करेंगे। अगला सवाल देखो, पादप वर्ग और का उभयचर किसे कहा जाता है ना बच्चों? यहां पर आपको कह रहा है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म। बच्चों ये आपको बताना है कि पादप वर्ग का उभयचर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? उभयचर क्या होता है? जल्दी से बताओ। उभयचर यहां पर क्या होता है? जल्दी से बताओ। उभयचर जो होता है यहां पर क्या होता है? जो पानी में और जल बोलते हैं, स्थल में, दोनों में रहता है, ठीक है? तो उसको उभयचर कहते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? तो ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। जो पादप का उभयचर भाग जो होता है बच्चों, ये ब्रायोफाइटा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वेल, जो वेल मछली होती है बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो ये स्तनपायी बच्चों, है ना? क्या आता है? ये स्तनपायी में आता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं। तो जो दूध पिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा स्तनपायी हो जाता है, ठीक है? वेल मछली जो होता है ये किस वर्ग में आता है? स्तनपायी में। अगला सवाल देखते हैं, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चों ये वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है? धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों उष्मन, पूरा विश्व में उष्मन यहाँ क्या बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जल प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? है ना? जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़े संबंधी रोग। प्यारे बच्चों जल अगर प्रदूषण होता है तो तापमान में परिवर्तन होगा, हैजा भी बीमारी फैलेगा, जल के ऑक्सीजन में भी कमी होगा, लेकिन फेफड़े संबंधी रोग मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा। जल अगर प्रदूषण होगा तो फेफड़े संबंधी रोग नहीं होगा। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर,
और हमारा अगला सवाल कहता है बच्चों, अब हमारे पास मात्र 2 से 3 सवाल बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं बच्चों कि चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हो और अच्छा लग रहा है वीडियो, मजा आ रहा है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें। और कोई भी सोशल मीडिया पे आप नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे मिशन 2 के ऑफिशियल पर, तो आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे इंस्टा से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हो बच्चों उसमें जुड़ जाओ, और टेलीग्राम में जितना भी सोशल मीडिया सब में जुड़ जाओ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपके कोई भी अपडेट आएंगे, है ना, चाहे आप क्लास 10th में चले जाओगे, 11th में चले जाओगे, कोई भी जैकबोर्ड से रिलेटेड अपडेट आएंगे बच्चों, तो मैं हूं ना, आपको हर अपडेट से वाकिफ करवाऊंगा, है ना। कोई भी अपडेट से आप वंचित नहीं रहेंगे। तो सोशल मीडिया में सभी लोग जरूर जुड़ जाएंगे, है ना। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आपको नहीं पता है कैसे जुड़ते हैं तो आप अपने बड़े भैया बहन से पूछ लेना कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसको बोलते हैं, या यूट्यूब में सर्च कर लेना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसको कहते हैं, तो जाके बता देगा। प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है सब बता देगा बच्चों। उसके बाद आप जाकर के कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो, क्या है निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है बच्चों, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहां पर क्या है, असंक्रामक रोग जो बच्चों जो फैलता नहीं है व्यक्ति से। तो रतौंधी, अगर किसी बंदा का रतौंधी हो जाता है बच्चों तो वो नहीं फैलता। बाकी खांसी जुकाम देखते हो, एक घर में हो जाता है दूसरा को तुरंत हो जाता है, वो संक्रमक में आ जाएगा, है ना। हैजा भी हो जाता है बच्चों, काला जार भी हो जाता है। लेकिन रतौंधी अगर किसी का होता है तो वो संक्रमक रोग में नहीं आता, असंक्रामक रोग में, क्योंकि वो फैलता नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। प्यारे बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग है बच्चों। लोग बोल दिया, रोग बोलना चाहिए लेकिन लोग बोल दिया, गलत लिखा है, ठीक है। रोग होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा जो है दीर्घकालिक रोग है, मतलब कि जो लंबे समय तक का रोग है बच्चों। तो यहां पर आप अगर देखें तो टीवी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, लंबे समय तक का रोग है, लंबे समय तक। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये लास्ट सवाल है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी। बच्चों जीवाणु जो है ना ये मोनेरा में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि 40 में से आप लोग अच्छा सा खासा उत्तर कर लिए होंगे, और जितना भी उत्तर किए हैं बच्चों ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने 10 दोस्तों को, 10 मित्रों को, या व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल जो भी होगा, है ना, आपके स्कूल ग्रुप होगा, ट्यूशन ग्रुप होगा, शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और 5 फरवरी को शाम 6 बजे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बड़ा लॉन्चिंग होने वाला है। उसके बाद फिर तहलका मचाएंगे हम सब मिल करके बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।